मित्रों, मैं विनय मनचंदा आज हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ की ओर से आप सबके लिए एक विशेष प्रकार के अद्भुत व्याख्यानमाला प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह जिम्मेदारी मुझे मेरी संस्था हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ द्वारा दी गई है। हमारा उद्देश्य है कि जो तमाम प्रश्न हमारे हीमोफिलिक परिवारों में, उनके मन में, उन माताओं में, उन बहनों में, वहाँ परिवार के अन्य स्त्रियों में, उनके मन में उठते हैं, लेकिन संकोचवश वह ये किसी से पूछ नहीं सकती। इसी प्रकार के तमाम प्रश्न हमने हीमोफीलिया सोसाइटी लखनऊ के जीवन में अपने 25 साल के इस कार्यकाल में हमने उनके इन प्रश्नों को संकलित किया, इकट्ठा किया और उनका जवाब पाने के लिए आज हम आपके सामने ला रहे हैं डॉक्टर विपिन कुलकर्णी जी से, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी मुंबई में। ये ICMR की एक संस्था है। डॉक्टर कुलकर्णी इस क्षेत्र में लगभग 20 सालों से काम कर रहे हैं। आज वो आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और इससे संबंधित तमाम और चीज़ें, जैसे वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़, फैक्टर 10 की, या और भी रिलेटेड जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं, यानी रक्त के विकार हैं, उनके बारे में भी जानकारियां आप तक बांटेंगे, ताकि आप जान सकें कि वाहक स्थिति को जानने के लिए आपको क्या क्या करना है, कब करना है। तो साथियों, आइए मिलते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर विपिन कुलकर्णी जी से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुलकर्णी है और मैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी है, जो मुंबई में स्थित है, वहाँ पे पिछले 20 वर्षों से कार्यरत हूँ। और मैं हीमोस्टैसिस, थ्रोम्बोसिस, प्लेटलेट बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन एरियाज़ में मैं काम करता हूँ, जिसमें हीमोफीलिया भी आता है। तो जैसे मुझे विनय मनचंदा जी ने पूछा है कि उन्होंने मुझे कुछ पेशेंट्स और फैमिलीज़ ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आंसर वो चाहते हैं हिंदी में मैं दूं, तो वो मैं देने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे हिंदी में इस वीडियो द्वारा। तो आपके जो प्रश्न है उसमें पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि किस उम्र में कैरियर टेस्ट करनी चाहिए। तो आइडियली जो ये है कि हीमोफीलिया के लिए कैरियर टेस्ट शादी से पहले कर लेनी चाहिए, ताकि जब प्रेगनेंसी रहे शादी के बाद, उस वक्त आपको आपका कैरियर स्टेटस पहले से ही पता हो। शादी से पहले अगर ना हो पाए किसी कारणवश, तो शादी के बाद कम से कम प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले कैरियर टेस्ट कर लेना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी अगर शुरू हो जाए तो फिर प्रेगनेंसी टाइम बाउंड होती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कैरियर टेस्ट करना, उसमें और समय लग सकता है। तो ये सब टालने के लिए शादी से पहले या कंसेप्शन के पहले कैरियर टेस्ट कर लेना अच्छा होता है। दूसरा प्रश्न जो आपका है वो है वेदर कैरियर टेस्ट कुड बी डन फॉर VWD, और उसी को लगकर जो सवाल है कि प्रीनेटल डायग्नोसिस VWD में होता है क्या। जी हाँ, हमारे यहाँ पे हम वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ के लिए भी प्रीनेटल डायग्नोसिस और ये सारे टेस्टिंग करते हैं, और साल में करीब हमको 4 या 5 केसेस वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ के आते हैं, जो प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो हम करते हैं। और ये ज़्यादातर जो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, ये सीवियर कैटेगरी वाले होते हैं, यानी कि जिसको हम टाइप 3 वॉन विल्ब्रेंड डिजीज़ कहते हैं, कि जिनमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादातर फैमिलीज़ में इनको प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण होता है। तीसरा प्रश्न जो आपका है कि वेदर कैरियर टेस्ट कुड बी डन फॉर फैक्टर 7, और उसी को लगकर प्रश्न है कि वेदर प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट कुड बी डन फॉर फैक्टर 7। तो फैक्टर 7 डेफिशिएंसी जो होती है वो जेनेटिक्स
या इनहेरिटेंस उसका देखें तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। इसका मतलब ये होता है कि माँ और पिताजी दोनों में वो म्यूटेशन जो है वो हेट्रोजाइगस स्टेट में, मतलब आधा आधा होना ज़रूरी होता है, तभी वो बच्चों में डिजीज़ के रूप में आता है। जैसे हीमोफीलिया में एक्स क्रोमोसोम पे फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जीन होती है, तो दोनों माता पिता का अफेक्टेड होना ज़रूरी नहीं होता है। जैसे माँ अकेली कैरियर होती है और उसके बेटों को हीमोफीलिया दे सकती है, उसके विपरीत फैक्टर 7 डेफिशिएंसीज जो होता है उसको ऑटोसोमल रिसेसिव कहते हैं। तो वो एक्स क्रोमोसोम पे नहीं होता फैक्टर 7 का जीन, और इसकी वजह से माँ और पिताजी दोनों में इसका आधा हिस्सा होना ज़रूरी होता है। और इसीलिए हम हमेशा काउंसिल करते रहते हैं फैमिलीज़ को कि आप खून के रिश्ते में शादियां ना करें, क्योंकि ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां होती हैं, ना केवल फैक्टर 7 डेफिशिएंसी बल्कि ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, और रिश्तेदारी में शादियां करने की वजह से या एक ही खून में शादियां करने की वजह से अपने बच्चों को वो बीमारियां दे सकते हैं। फैक्टर 7 भी उसी में से एक होता है। तो जब बात आती है फैक्टर 7 के प्रीनेटल डायग्नोसिस की, ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पे उनके फैमिली में किसी नज़दीकी रिश्तेदार या खून के रिश्तेदार को फैक्टर 7 डेफिशिएंसी हो, और अगर आपकी शादी रिश्तेदारी में हुई हो जैसे खून के रिश्ते में, तो ये जांच कर सकते हैं। या आपको एक बच्चा फैक्टर 7 डेफिशिएंसी का पैदा हुआ हो और आप दूसरी प्रेगनेंसी के लिए ये टेस्ट करना चाहते हो, उस सिचुएशन में भी ये टेस्ट कर सकते हैं और हम करते भी हैं। चौथा जो सवाल आपने पूछा है, तो ये सवाल ये है कि क्या आप पेशेंट के फैमिलीज़ ड्राई आइस में ये सैंपल भेज सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार आते हैं कि अगर आपको ब्लड सैंपल सिर्फ प्रीनेटल या कैरियर टेस्टिंग के लिए भेजना है, जहाँ पे इंडेक्स केस जो आपके फैमिली में जिसको बीमारी है उसका डायग्नोसिस कंफर्म्ड हुआ है, अगर फैक्टर 8 डेफिशिएंसी है तो फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के साथ वॉन विलिब्रेंड एंटीजन का भी टेस्ट हुआ है और ये कंफर्म किया गया है कि ये पेशेंट हीमोफीलिया ए है और कुछ नहीं है, इसमें डायग्नोसिस में कोई भी संदेह नहीं है। अगर ऐसा डायग्नोसिस पक्का हुआ हो और इस फैमिली में अगर किसी का कैरियर टेस्ट करना हो, तो इस सिचुएशन में आप उन रिश्तेदारों के और जिसको हीमोफीलिया है उसके ब्लड सैंपल्स, EDTA सैंपल, जिसको EDTA एंटीकोएगुलेंट कहते हैं, कि जो खून ना जमने के लिए जो उसमें सोल्यूशन होता है उसको EDTA कहते हैं, ऐसे EDTA बल्ब में आप खून के सैंपल कुरियर से हमें भेज सकते हैं। उसमें ड्राई आइस की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें आप नॉर्मल जो कूलेंट होते हैं, जो फ्रिज पैक होते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आप एक्सप्रेस कुरियर से भेज सकते हैं ताकि वो 24 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाए। और जब आप ऐसे कुरियर भेजते हैं तो उसमें आप जो इंडेक्स केस होता है आपका, उसके रिपोर्ट्स और जो भी अवेलेबल रिपोर्ट्स हैं वो हमें आप भेज दे दिया करें, ताकि हमें पक्का मालूम हो कि ये क्या केस है, क्या फैमिली है, इसमें क्या सिचुएशन है। और यदि आप फैक्टर ऐसे के लिए सैंपल भेजना चाहते हो जो एंटीनेटल या कैरियर टेस्टिंग के लिए नहीं है, पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए है, ऐसे सिचुएशन में ड्राई आइस में भेजना ज़रूरी होता है। लेकिन ड्राई आइस में भेजने के पहले उस सैंपल को थोड़ा प्रोसेसिंग करना होता है। तो आपके नज़दीक जहाँ पे आप ब्लड सैंपल निकलवा रहे हैं वहाँ पे कोई अच्छी लैब का होना ज़रूरी है, जो आपका ब्लड सैंपल, पेशेंट का ब्लड सैंपल ट्राइसोडियम साइट्रेट एंटीकोएगुलेंट में लें और तुरंत उसको 4000 RPM पर सेंट्रीफ्यूज करें, करीब 10 से 15 मिनट। अगर कोल्ड सेंट्रीफ्यूज हो तो बहुत बढ़िया, अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए, 10 से 12 मिनट के लिए आप 4000 RPM पे उसको सेंट्रीफ्यूज करके, जो उसके ऊपर प्लाज्मा रहता है सेंट्रीफ्यूज होने के बाद, उसको आप छोटे प्लास्टिक के ट्यूब्स में एलिकॉट बना के उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगा के पेशेंट का नाम और जिस दिन सैंपल लिया है वो तारीख डाल के
इस सैंपल को, जिसको हम पीपीपी या प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहते हैं, इसको आप ड्राई आइस में डाल दीजिए और ये हमें आप कुरियर से, एक्सप्रेस कुरियर से भेज सकते हैं। और उसमें काफ़ी मात्रा में ड्राई आइस का होना ज़रूरी है ताकि वो सैंपल हमारे पास पहुंचने के पहले उसका जो फ्रोज़न सैंपल होता है वो थॉ ना हो, उसका वापस लिक्विड ना हो, हमारे पास रिसीव होने के बाद भी वो फ्रोज़न सैंपल रहे, तब हम इसके जो टेस्ट हैं वो प्रॉपरली कर पाएंगे। क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स जो होते हैं, खून जमने वाले जो घटक, जो फैक्टर्स होते हैं, वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। जो तापमान अगर बाहर का बढ़ गया या बाहर ज़्यादा टाइम वो फैक्टर रहा तो ब्लड कलेक्शन होने के बाद उसका, वो फैक्टर का विघटन होना शुरू हो जाता है और जब तक ये सैंपल हमें पहुंच जाए तब तक उसमें से फैक्टर्स बहुत सारे विघटित हो चुके होंगे और हम उसमें प्रॉपर टेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ड्राई आइस में प्लाज्मा भेजना होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा, अगर आप कैरियर टेस्ट के लिए भेजना चाहते हैं और पेशेंट का डायग्नोसिस कंफर्म्ड हो तो आप हमें फ़ोन पे ये बात बताइए, हमें व्हाट्सएप पे उसके फ़ोटोज़ भेजिए रिपोर्ट्स के। जब हम कंफर्म करेंगे कि ठीक है, ये सारे रिपोर्ट्स कंफर्म्ड है, तो आप हमें सिर्फ EDTA में उनके ब्लड सैंपल भेजना है। उस सिचुएशन में ड्राई आइस की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले कहा। तो आपका जो 5वां सवाल है, मतलब ये सवाल ऐसे है कि ऐसा कौन सा नियम है जो हमें प्रतिबंधित करता है कि जो पेट में बच्ची है उसका कैरियर स्टेटस ना दें। तो देखिए, इसमें एक जो नियम है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो सबको पता है कि पेट में जो बच्चा है उसका लिंग जानना कानूनन अपराध है और ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई भी सोनोग्राफी सेंटर कर नहीं सकता, ये कानूनन अपराध है। और जब कैरियर स्टेटस की बात आती है, तो जब हम कहते हैं कि पेट का बच्चू कैरियर है, इसका मतलब ये होता है कि हम आपको ये बता रहे हैं कि पेट में बच्ची है, तो हम पेट के बच्चे का लिंग उसमें पता होता है। तो ये ना हो और ये करना कानूनन अपराध है। इसके लिए पेट में जो बच्चा है वो रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चलता है कि पेट में जो बच्चा है उसको हीमोफीलिया है कि नहीं है। तो उसी हिसाब से जब पेट में बच्चा होता है उसको हीमोफीलिया अगर है तो हमारा रिपोर्ट आता है कि द फीटस इज़ अफेक्टेड, मतलब उसको हीमोफीलिया है। और दूसरा रिपोर्ट ऐसा आता है कि द फीटस इज़ अनअफेक्टेड, मतलब उसको हीमोफीलिया नहीं है। तो इसमें कैरियर स्टेटस देने की कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती, ये कानूनन अलाउड नहीं है और ये अपराध है। वेदर आफ्टर जीन थेरेपी हीमोफीलिया कैन बी स्टॉप्ड इन कमिंग जनरेशंस। देखिए, ये जीन थेरेपी जो है इसमें ये 2 तरीके से की जा सकती है। इसमें पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी और दूसरा प्रकार जो होता है उसे कहते हैं जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो सोमैटिक जीन थेरेपी जो होती है उसमें जो फैक्टर जिस ऑर्गन में तैयार होता है उसी में उसको जो करेक्टेड जीन जो होती है थेरेपी की वाली, वो उसमें आप प्रस्थापित करते हैं। तो जिसको हीमोफीलिया है उसको उसका लाभ मिलता है, लेकिन वो आगे वाली जनरेशन में अगर वो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब हीमोफीलिया मेल है तो वो अपनी बेटियों को वो अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम फिर भी दे सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा प्रकार होता है जीन थेरेपी का, जिसे जर्म लाइन जीन थेरेपी कहते हैं, उसमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स हैं और इंटरनेशनली इसमें अभी तक अप्रूवल नहीं है। जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्योंकि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है उसमें किस तरह से इसके विपरीत परिणाम होंगे इसका अभी तक किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है और नहीं लगा पाएंगे पूरी तरह से। तो अगली जनरेशन को अफेक्ट ना हो इसके लिए इसमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न्स रेस किए गए हैं। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी अभी नहीं की जा रही है। और जो भी जीन थेरेपी सोमैटिक हैं उसमें क्या होता है कि जो फैक्टर्स, जो कोएगुलेशन फैक्टर्स लिवर में सिंथेसाइज किए जाते हैं, तो उसमें वो जीन थेरेपी करके वो लिवर में उसको
वापस प्रस्थापित कर देते हैं ताकि लिवर में आपके कोएगुलेशन फैक्टर जो कमी है वो सिंथेसाइज होते रहेंगे और जिसको हीमोफीलिया है उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। लेकिन ये जीन थेरेपी भी अभी तक क्लिनिकल ट्रायल्स फेज़ में है और जो पब्लिकेशंस अभी तक हैं 2019 तक के, उसमें जीन थेरेपी के ट्रायल्स भिन्न भिन्न लेवल्स पर आ चुके हैं। कोई है जो अभी रेडी होने की कगार पर हैं, लेकिन अभी तक वो बहुत सारे ये ट्रायल्स जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लेवल पर ही हैं। तो ये आपने 6 सवाल मुझे पूछे थे, तो इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आंसर दे दिया है। अगर आपको और भी कोई सवाल पूछने हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। धन्यवाद। हमारे इस प्रश्नों को उत्तर देते टाइम डॉक्टर कुलकर्णी ने एक शब्द यूज़ किया है, इंडेक्स केस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स केस वो व्यक्ति होता है जो कि हीमोफीलिया का रोगी है, अर्थात उस परिवार का एक ऐसा हीमोफिलिक व्यक्ति जिसे कि अंग्रेजी में हम इंडेक्स केस भी कहते हैं। ये आपको बताना ज़रूरी था ताकि उनके व्याख्यान में उनकी सारी बात आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर कुलकर्णी ने आपको जो व्याख्यान सरल हिंदी भाषा में देने की कोशिश की है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स इसी YouTube पे कमेंट दे डालें और अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जो कि हीमोफीलिया लखनऊ के नाम से है उसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।